हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड का हमने जो चैप्टर 2 है इसका पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। देखो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फिर इसके बाद में जो पार्ट 3 था उसमें हमने पार्टनरशिप देखा था। अब जो इसका पार्ट 4 है इसमें देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये इससे पहले देखो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि देखिए हमारे द्वारा आपको ऑडिटिंग के लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए गए पूरे के पूरे। जिसने ये ऑडिटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, जिससे आपकी ऑडिटिंग बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे द्वारा आपको GF&AR जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स वाले लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए। जिसने ये लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए। इसके अलावा हमारे द्वारा आपको CET, ठीक है, CET के लिए कंप्यूटर के लेक्चर्स अवेलेबल कराए थे जो जूनियर अकाउंटेंट में बिल्कुल सेम टू सेम है। आपका 90% सिलेबस तो बिल्कुल सेम है ना। जो CET में कंप्यूटर का सिलेबस था वही यहाँ पर आपको जूनियर अकाउंटेंट में भी वही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो 10% चेंज है उसके लिए मैं जल्द ही लेक्चर ले आऊँगा, पर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपके कमेंट्स आने लगेंगे फिर सर इसके जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए रिमेनिंग कंप्यूटर के लेक्चर्स लेकर आइए, तो मैं जल्द से जल्द वो भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो वो आपकी डिमांड पर होंगे, जैसे आप डिमांड करेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड, ठीक है। बिजनेस मेथड के बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जाए, ठीक है। कौन कौन बच्चा इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहता है या फिर साइंस पढ़ना चाहते हो पहले, ठीक है। आप बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आप इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हैं, साइंस या फिर इंडियन इकोनॉमी। तो उसी के लेक्चर्स फिर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी या फिर साइंस, ठीक है। इन दोनों में से जो भी चाहिए आपको तो आप बता सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए ये अपन ने जाने से पहले आपको दिया था एक क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। तो सबसे पहले उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके आगे से देखेंगे कि है ना ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो देखिए जो पार्ट 3 था उसमें जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो पार्टनरशिप में हमने लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा जब हमने वाइंड अप किया था पार्ट 3, ठीक है। तो साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है, ठीक है। तो साझेदारी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है, सिंगल पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा। पार्टनरशिप फर्म के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको इनमें से क्या कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में हुआ था, ठीक है। 2022 का ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्जाम में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 22/10/2022 को पूछा गया था कि जो साझेदारी फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो साझेदारी अनुबंध बोलेंगे, मतलब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। दूसरा साझेदारी अधिनियम, ठीक है। तो साझेदारी एक्ट हो जाएगा, क्या पार्टनरशिप एक्ट बोलेंगे क्या इसको, ठीक है। बताइए ये बोला जाता है, कहीं हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, पहले तो ये बताऊं, ठीक है। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख का मतलब है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो बताइए पार्टनरशिप डीड बोला जाता है क्या, समझौता मतलब सिंपल पार्टनरशिप बोलेंगे क्या, ठीक है। तो बताइए सिंपल पार्टनरशिप बोला जाता है या पार्टनरशिप एक्ट बोला जाता है या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या बोला जाता है। तो देखिए इसका आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो ये आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर आप सोचते हो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अब आ जाइए, देखिए पढ़ते हैं सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, या सहकारी समिति भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जब नाम पढ़ रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ऐसी सोसाइटीज़ जो आपस में मिलजुल के एस्टेब्लिश की जाती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब को का मतलब होता है साथ, ठीक है। ये जो C है, CO का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी साथ होता है, साथ देना। और ऑपरेटिव का मतलब होता है किसी कार्य को करना, ऑपरेट मतलब ऑपरेट, ऑपरेशन, अर्थ, है ना। तो किसी कार्य को करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, साथ हो गया, टुगेदर, ठीक है। और इसका मतलब हो गया ऑपरेटिव का मतलब होता था वर्क, काम, ठीक है। तो आप साथ मिलके किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव, ठीक है। उसे हम कोऑपरेटिव बोल देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब हमने कोई इस तरीके की सोसाइटी एस्टेब्लिश करी है जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि समाज के लोगों को साथ लाकर एक ऐसा कार्य करना जिससे उनकी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। उनको संगठित किया जा सके, उनको थोड़ा सा मेन जैसे साइड लाइन है तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। पर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पर,
जो उनको जस्टिस प्रोवाइड करा जा सके, ठीक है, समानता इक्वलिटी की भावना लाई जा सके, ठीक है, वेलफेयर मतलब जो उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जा सके, तो उसके लिए अगर कोई सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाती है तो उस सोसाइटी को बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो आ जाइए इसको पढ़ते हैं। देखो सहकारी शब्द लैटिन भाषा के कोऑपरेसी लिया गया है, ठीक है। तो जो सहकारी शब्द कहाँ से आया? लैटिन। लैटिन मतलब अपने पढ़ा था जो ग्रीक में डेवलप हुई थी ये भाषा, ठीक है। तो को का अर्थ क्या होता है? को का अर्थ होता है साथ, ठीक है। को का अर्थ क्या होता है? साथ होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और ओपरी का अर्थ होता है कार्य करना, ठीक है। ऑपरेशन या ओपरी बोल लीजिए, तो वर्क, साथ मिलकर किसी कार्य को करने को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव, ठीक है। तो सहकारी संगठन न्याय, समानता, परोपकार के सिद्धांत पर आधारित होती है। न्याय मतलब जस्टिस, इक्वलिटी, और परोपकार मतलब वेलफेयर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जो समाज के लोग हैं उनके लिए मतलब उनके लिए कुछ किया जा सके, ठीक है। परोपकारणी टाइप की कोई चीज़ की जा सके जिससे उनका वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो ये वाली बात बोल रहा है। तो भारतीय सहकारी अधिनियम, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? ठीक है। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन सा है? तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912 का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सहकारी संगठन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो जाएगा 1912, ठीक है। ये रखनी है, ये चीज़ें यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि कहाँ से चीज़ आ रही है, ठीक है। तो भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी संगठन एक समिति है जिसका उद्देश्य क्या होता है? सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना होता है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़े लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कंगाल बर्बाद कर दिया जाए, उनको जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उसकी फुलफिलमेंट के लिए उनको पैसा तो चाहिए ही होगा ना, तो इसके जो आर्थिक हित होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। E.H. कैलवर्ट के अनुसार सहकारिता संगठन वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग व्यक्तिगत एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। जब आपको छोड़ के जाना होता है आप जा भी सकते हैं, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकेगा, ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। सहकारी समिति का नियंत्रण रेगुलेशन कौन से एक्ट के द्वारा होता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के द्वारा ही ये रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। जबकि इसका पंजीयन, ठीक है, तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मत कहना कि ये चीज़ें हमने ध्यान नहीं रखी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कोई पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, नहीं, हमने पीछे पढ़ा था पार्टनरशिप में अनिवार्य नहीं होता उसका रजिस्ट्रेशन कराना। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? नहीं, हमने पढ़ा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा, ठीक है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। रजिस्ट्रार के पास क्या होगा? इसका रजिस्ट्रेशन कराना एक कंपलसरी होता है, ठीक है। आ जाइए अब साधारण भाषा में सहकारिता से तात्पर्य एक सब के लिए वे सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित संगठन है। व्यावसायिक स्वामी का वह प्रारूप सहकारी संगठन कहलाता है जिसमें समान आर्थिक हितों वाले व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समानता के आधार पर अपने साधनों को लगाते हैं और सभी परस्पर मिलकर समस्त समुदाय के लिए हित का मतलब हित के लिए उसके लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं अपने सभी लोगों के जो संगठन है, ठीक है, उसके लिए। तो उसे क्या बोलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो सहकारी समितियों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाती है तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो वो आ जाइए देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्वैच्छिक सदस्यता, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करता, कोई बाउंड नहीं करता कि आपको उसका मेंबर बनना ही पड़ेगा। अगर जब आपको किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए तो आप अपनी इच्छा से जब चाहें उस समिति को त्याग भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे वॉलंटरी मेंबरशिप है, तो यहाँ पर बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, किसी भेदभाव के आप इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को, तो आप कभी भी छोड़ के भी जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मेंबरशिप हो गई। आज ये दायित्व, देखो दायित्व में क्या होता है? लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना पैसा आप लेकर आए हैं उतना ही पैसा मतलब उतने की ही आपकी लायबिलिटी रहेगी। जैसे मान लीजिए ए बी सी हैं, ये तीन बंदे हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब ए लेकर आया 10,000 रुपये, ठीक है, बी लेकर आया 20,000 रुपये और सी लेकर आया 50,000 रुपये, ठीक है।
इसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ए के द्वारा 10,000 खर्च करेगा, बी के 20,000 और सी के 50,000 रुपये खर्च किए गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिसने जितना पैसा खर्च किया है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही पैसे की है पूरे फॉर्म में। अब जैसे मान लीजिए कंपनी डूब जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई, इन्होंने लोगों से पैसा उधार ले रखा था। कितना ले रखा था, मान लीजिए 20 लाख का वो ले रखा था इन्होंने कर्जा। ठीक है, और अगर हम इन्होंने देखा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैल्यू निकल कर आ रही है 10 लाख रुपए। ठीक है, इसकी वैल्यू जो असेट वसेट बेचने के बाद में 10 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है और मार्केट से 20 लाख रुपए ले रखे थे, तो जो रिमेनिंग 10 लाख रुपए फिर वो कहाँ से दिए जाएंगे, वो जो इसके पार्टनर्स थे उनसे दिए जाएंगे। अब पार्टनर्स ने जितना उन्हें कैपिटल इन्वेस्ट करी है सिर्फ उतना ही पैसा लिया जा सकता है उनसे। ये बात कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती तो इन तीनों को मिलकर, ABC को मिलकर ये 10 लाख रुपए अपने घर बार प्रॉपर्टी गहने जेवर सब बेचकर 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं, परंतु इन्होंने क्या करा, 10,000 20,000 50,000 रखे थे, तो इतना ही अंत में चुकाएंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इतने की इनकी लायबिलिटी है। अब देखिए पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करी, ठीक है, XYZ नाम से। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स हैं A B, ठीक है, इसके पार्टनर्स हो गए A और B। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप है ना डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर केस कर सकते हैं। ठीक है, जो केस ए और बी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिहाफ पर लड़ते हैं, पर इनके ऊपर केस नहीं है, ए के और बी के ऊपर केस नहीं है। ठीक है, ये दोनों केस से फ्री हैं। आपने केस किस पे किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्यों है किया है, क्योंकि ये एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है अपनी। अगर ये सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रखता तो आप इनके ओनर्स पे केस करते, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस करते। ठीक है, तो ये बात करता है। अब देखो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इस समिति के अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जब भी पृथक सेपरेट एंटिटी होगा तो सेपरेट ही आप उन पर केस करेंगे। आ जाइए पॉइंट नंबर 4 देखिए, सदस्यों की संख्या। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। देखो इसमें से क्या है, सदस्य मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की जब भी बात करी जाए तो इसमें 2 निकल कर आएंगे। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स 10। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स कितने की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में न्यूनतम सदस्य 10 होंगे। और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करी जाए तो कितने होंगे बताइए, मैक्सिमम मेंबर्स 100 तक हो सकते हैं, 100। ठीक है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने, 100, और मिनिमम कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये 10 और 100 का रेशियो अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 10 और 100 के बियॉन्ड है, तो उन पर ये वाली जो 10 और 100 की लिमिटेशंस फिर वैलिड नहीं होती है ना, वो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग रजिस्टर्ड किए जाएंगे। आ जाइए खुली सदस्यता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओपन मेंबरशिप होती है। ओपन मेंबरशिप का मतलब ही यही है कि बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, आप जब चाहे मेंबर बन जाए, जब चाहे आपकी मर्जी हो तो आप इसे निकल के भी जा सकते हैं। ठीक है, मताधिकार। मताधिकार का मतलब होता है वोटिंग राइट। ठीक है, अब वोटिंग राइट को आप ऐसे समझिए जैसे वही बात है कि XYZ और M, ये 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब X ने बोला, X ने 5,000 की कैपिटल लगाई है, Z ने लगाई है 10,000 की कैपिटल, और इसने Z ने लगाई है 25,000 की कैपिटल। ठीक है, ये Z कितनी कैपिटल लगा रहा है, 25,000 की कैपिटल लगा रहा है, 25। ठीक है, M लेकर आ रहा है 50,000 की कैपिटल। तो ये बंदे अलग अलग कैपिटल लेकर आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर जो जितनी कैपिटल लाया है उसके हिसाब से उन्हें वोटिंग राइट दिया जाएगा नहीं। ठीक है, इनका वोटिंग राइट की वैल्यू कितनी है, सबको एक एक ही वोट दिया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कितनी भी कैपिटल लेकर आए हों। तो ये वोटिंग राइट में क्या है, इसमें समिति में सदस्यों के पास चाहे कितने भी अंश हों, चाहे कितने भी शेयर हों, उसे केवल एक मत देने का अधिकार होता है। तो उसके पास में वोटिंग राइट में किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ही वैलिड वोट होता है उसके पास में, उसके अलावा वो अन्य वोट नहीं दे सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब मान लीजिए वहाँ पे लिखाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके शेयर के आधार पर उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी चाहे कोई कितने भी शेयर हो किसी के पास में, सभी को एक मत देने का अधिकार होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है,
ये मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि फिर ना हैंग होने लग जाता है फिर ये, ठीक है। अब देखिए 7वां सेवा भाव, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करी जाती है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है या सोशल वेलफेयर होता है। तो सोशल वेलफेयर होता है, समाज के उत्थान कल्याण के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समाज की भलाई करना, ठीक है। सहकारी समिति में पारस्परिक सहायता एवं कल्याण के मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है तथा इसके कार्यों में सेवा भाव प्रदान होता है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सहकारी समिति के कुछ लाभ हैं, कुछ प्रॉफिट हैं, कुछ लॉसेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला है सरल स्थापना, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। स्थायी अस्तित्व, ठीक है। जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करी जाती है तो वो उसका जो एग्जिस्टेंस होता है मतलब फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेम्परेरी पर्पज़ के लिए उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो फिक्स है, वो लोगों के समुदाय को इकट्ठा करके एस्टेब्लिश की जाती है उनके कल्याण के लिए, ठीक है। सीमित दायित्व, तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जिस रेशियो में वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उतना ही उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है, उससे अधिक की उनकी लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है। मताधिकार का समान अधिकार, देखो सबको क्या है 1:1 के रेशियो में ही वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास, मतलब 1 का ही 1:1 के रेशियो में ही उनको वोटिंग राइट होंगे, इसके अलावा होते ही नहीं है, ठीक है। किसी को 2 किसी को 4 ऐसे राइट नहीं होते, सबका एक ही वैलिड वोट होता है। सरकारी सहायता अनुदान, ठीक है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट फंड, ठीक है, जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं उस पर चलती हैं, ठीक है। फंड या फिर ग्रांट्स, ठीक है। फंड अलग होते हैं, ग्रांट्स अलग होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। फंड मतलब गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया, ग्रांट मतलब कुछ समय के लिए बिना किसी ब्याज लोन के पैसा दिया गया है, ठीक है, उसे ग्रांट बोलते हैं। आ जाइए 6 प्रजातांत्रिक संचालन, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे एस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। तो जो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सभी को इक्वली समानता प्रदान करते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है, सब आपस में मिलजुल के अपने हेड को चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो मतलब वहाँ लोग, जहाँ लोगों की बात सुनी जाती है उसे क्या बोला जाता है, प्रजातांत्रिक संचालन। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का जहाँ तंत्र चलता है, ठीक है। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का तंत्र चलेगा, ठीक है, राजा के आदेश चलेगा, वो राजतंत्र होता है। और जहाँ प्रजा की बात मानी जाती है उसे प्रजातंत्र बोला जाता है। अब हमारा जो इंडिया है वो कौन सा है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ जो लोग वोट देते हैं वही राजा बनता है, ठीक है। राजा अपने आप को नहीं चुनता है, हम चुनते हैं राजा को, हम वोट देते हैं तब जाके वो राजा चुनता है, ठीक है। हम किसी और को वोट दे देंगे सब लोग मिलके तो वो वोट उसको वो राजा नहीं बनेगा जो राजा बनने बैठा था, अब कोई दूसरा बंदा बन जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस पर, लोगों पर। सीमित देनदारी है ना, मितव्य प्रचलन, तो सीमित क्या है, लिमिटेड यहाँ पर क्या होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, जो आपके खर्चे होते हैं वो, है ना। और मितव्य प्रचलन का मतलब है राय, ठीक है। जो आप राय देना चाहते हैं वो सबकी राय थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबकी राय एक समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। आ जाइए सहकारी समिति की सीमाएं। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या लिमिटेशन है, सीमित संसाधन व सीमित पूंजी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एस्टेब्लिश करते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, सब लोग मिलजुल के आपस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं। किस लिए करते हैं कि जो उनका समाज है, समाज के लोग हैं, वंचित परिवार से जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ी आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए इस संस्था का निर्माण करते हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं, ठीक है। जिससे उन्हें थोड़ा रोजगार मिल सके, काम मिल सके और उनके जीवन यापन निर्वाहन के लिए जो उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो फुलफिल की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो संसाधन कैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित पूंजी होती है, कैपिटल कैसी होती है, लिमिटेड होती है, अभिप्रेरणा की कमी होती है, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश करते हैं ये कोई ऐसे नहीं करते कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि समाज के बिल्कुल गरीबी को ख़त्म ही कर देना है ना। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है इनमें, ठीक है। अकुशल प्रबंधन, तो जो यहाँ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, सेमी स्किल्ड बोल सकते हैं, अनस्किल्ड बोलना तो बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाएगा। तो अकुशल प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैतक्यता का अभाव का मतलब है जो यहाँ डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, राय होती है, राय की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मान लीजिए हम सब हैं, जैसे आप सब लोग क्या है एक टेबल के यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अब ये टेबल है, इस टेबल के चारों तरफ अपन सब बैठ गए, ठीक है, आप सब मैं। अब मैंने बोला कि भाई
पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहिए, ठीक है। तो आप सब क्या बोलेंगे, हाँ 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 हाँ, ठीक है। परंतु क्या है, किसी भी देश को हम जड़ से क्यों मिटाएं भाई, ठीक है। अगर कोई गलत करता है तो उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, जड़ से थोड़ी मिटाना होता है। सभी लोग एक समान थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राय जो आप अपनी राय दे रहे हैं उसकी क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अपने आप में ही टेम्ड होते हैं। वो ये नहीं कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जो काम दिया वो काम किया और घर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टेबल के चारों तरफ बैठे हैं तो सब लोग हाँ हाँ कर देंगे, पर किसी से पूछा जाए क्यों, तो वो बस उनके पास एक ही होगा कि वो आतंकवाद फैलाता है, वो लोगों को मारते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ठीक है। परंतु ये नहीं होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनका निवारण कौन करेगा। वो लोग भी तो हमारे देश ही निकल के गए थे, है ना। अगर जैसे मान लीजिए, अगर आप राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो राम भगवान ने क्या कहा था बताओ। राम भगवान ने क्या कहा था कि अगर शत्रु भी मेरे पास आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, ठीक है। अगर रावण भी मेरे पास आएगा और माफ़ी मांगेगा तो वो माफ़ी तो कर रहे थे। तो ये माफ़ी वाली जो भावना होती है ये हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें कुछ महान बनना है, जितने भी महान व्यक्ति हैं जिनको आज समाज देश दुनिया पूजती है, तो वो माफ़ी जिन्होंने माफ़ किया है, जो माफ़ करना जानते हैं, उन्हीं को पूजा जाता है। मतलब हिटलर की कोई पूजा करता है कि जिसने इतने हज़ारों लोगों को बॉम्बार्डिंग करके मरवा दिया था, ठीक है। कितने विश्व दो वर्ल्ड वॉर लड़े थे उसने। एक तो खुद सैनिक था तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अगर आप जानते होंगे हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो क्या था, सैनिक था, एक छोटा सा सैनिक था, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, एक ग्रेट लीडर था, एक महान, तो बोलना उसको गलत हो जाएगा, महान तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पर ग्रेट लीडर इसलिए क्योंकि वो लीडरशिप उसकी बहुत ताकतवर थी, क्योंकि इस पूरे देश, इतने बड़े सारे देश मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, है ना। और 5 साल तक युद्ध चला था। तो आप सोचो ना कि 5 साल तक कोई बंदा, एक अकेला देश अपने दम पर और युद्ध को आगे कैरी फॉरवर्ड किए जा रहा है। तो गोपनीयता की कमी, ठीक है। गोपनीयता की कमी यहाँ पर क्या है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि 10 लोगों में से 3 लोगों को अगर चीज़ बता दी तो वो 10 के 10 लोगों को पता चल जाती है, वो आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं, ठीक है। प्रतिबद्धता का अभाव, यहाँ पर क्या होता है, डेटर्मिनेशन, ठीक है। डेटर्मिनेशन नहीं होता कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। यहाँ पर तो है कि बस चल रही है, थोड़ा प्रॉफिट कम जाता है, बस ठीक है, ऐसे वाली विचारधारा के साथ आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। सरकारी नियंत्रण, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इन पे थोड़ा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 20 या 20 से अधिक बंदे हैं तो आपको क्या होता है, टॉयलेट की फैसिलिटी करनी पड़ेगी। इस तरीके सरकारी नियम भी लागू होते हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है अपना। अब इसके आगे का सेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपन 2 क्वेश्चन करते हैं, ये होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो आपको मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम दोनों बताने हैं, ठीक है। मिनिमम कितने सदस्य चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कितने सदस्य चाहिए होते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला तो मिनिमम का हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भैया मिनिमम कितने सदस्यों की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए यहाँ 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला 200, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 100 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 150। तो बताइए कितने मैक्सिमम मेंबर्स की ज़रूरत होती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और पहला क्वेश्चन है कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यूनतम मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूनतम वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा भी गया है, कौन से एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 12/10/2022 को एक प्रश्न आया था, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, लाभ का बंटवारा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2 ऊपर होगा ना, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, लाभ का बंटवारा, जो प्रॉफिट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, तो ये नहीं करना पड़ता है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यवसाय है आपके सामने जिसमें अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट का आप डिवीजन नहीं करेंगे, सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, इनमें से किसी एक के पास चला जाएगा। बताइए कौन। ये कथन संबंध रखता है किससे, स्कूल व्याख्याता, भर्ती परीक्षा 23/7/2016 को प्रश्न पूछा गया था। तो साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर प्रॉफिट का डिवीजन किया जाता है या नहीं किया जाता, बताइए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ठीक है, HUF
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ में क्या आप पैसे का डिवीज़न करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्या है पैसा डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, और नहीं बांटेंगे तो कहाँ जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में प्रॉफिट बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, और नहीं बांटेंगे तो कहाँ जाएगा। साझेदारी में प्रॉफिट बांटेंगे या नहीं बांटेंगे तो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। कंपनी, ठीक है, तो कंपनी के केस में आप क्या है प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं या नहीं करते। तो ये 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें और बस आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए।